हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। राइट, हमारा चल रहा है चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें अभी तक हमने बात की है ईयू की, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज आसियान, और आज हमारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव सेंटर है दैट इज राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। राइट, चाइना के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमने बात की थी तीन अल्टरनेटिव सेंटर्स जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहला था ईयू, फिर हमने बात की आसियान, और आज हमारा तीसरा अल्टरनेटिव सेंटर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या है, चाइना। राइट, तो इस टॉपिक में आगे जाने से पहले एज यूजुअल वी हैव टू रिवाइज आवर प्रीवियस वन। आप बता सकते हैं आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ? Who were the founder members of ASEAN? How many total members are at present in ASEAN? What are the objectives behind the establishment of ASEAN? Right? तो अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं देन मूव टू दिस वीडियो, अदरवाइज फर्स्टली गो टू द प्रीवियस लेक्चर, अंडरस्टैंड दैट एंड देन कम हियर। Okay, now come to our topic, the rise of Chinese economy. अब चाइना क्या था? चाइना is being considered as the greatest power since 1978. 1978 के बाद से चाइना को एक ग्रेटेस्ट पावर के रूप में कंसिडर किया जाता है, और ये माना जाता है, ये उम्मीद की जा रही है कि इट इज एक्सेप्टेड दैट चाइना विल ओवरटेक यूएस इकोनॉमी, यानी यूएस की अर्थव्यवस्था को, यूएस की इकोनॉमी को चाइना ओवरटेक कर जाएगा बाय 2040 तक चाइना की इकोनॉमी जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। राइट, अब ये किस बेस पर किया जाता है? ये जो प्रिडिक्शन की गई है, ये जो माना गया, उम्मीद की गई है कि चाइना यूएस को टक्कर देगा, यूएस से आगे निकल जाएगा, ओवरटेक कर लेगा, किस बेस पर कहा गया है? विद द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स। उसकी जो इकोनॉमी जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, जिस हिसाब से उसकी इकोनॉमी अब सॉलिड होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, आर्थिक रूप से वो समृद्ध होता जा रहा है, उसके आधार पर इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, क्योंकि चाइना में अपने आप में चाइना के पास बहुत सारा रिसोर्सफुल एरिया है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दीज आर द अदर फैक्टर्स। अब आपका यहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा, फर्स्ट 1 मार्क, फ्रॉम विच ईयर वी आर कंसिडरिंग चाइना एज अ ग्रेट पावर और सिंस 1978। दूसरा ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाई इट इज एक्सेप्टेड दैट चाइना विल ओवरटेक यूएस इकोनॉमी, व्हाट आर द फैक्टर्स on which या on the basis of which factors we are accepting that China will overtake US economy. Right? तो उसमें आपके ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इसके पूरा जानने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? चाइना में एकदम से इतना चढ़ाव कैसे आया? कैसे चाइना इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है? राइट, तो उसके लिए हमें पहले इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिला था, व्हेन इन 1949, अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन। तो उस समय इनका लीडर कौन था? माओ। राइट, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, इसका लीडर कौन था? माओ। तो इंडिपेंडेंस के बाद सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। 1949 में जब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जब यहाँ पर ये इनकी जो पार्टी थी मेन माओ की लीडरशिप में, जब चाइना को आज़ादी मिली, तो उस समय माओ की लीडरशिप में ही इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल अडॉप्ट करेंगे? सोवियत मॉडल। हमने कोल्ड वॉर को डिस्कस करते हुए पढ़ा था कि सोवियत मॉडल कौन सा है? बेस्ड ऑन सोशलिज्म, और यूएस का मॉडल कौन सा है? बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म।
ठीक है। तो इन्होंने, अब सोवियत मॉडल की बात आती है तो अंडरस्टूड है कि इन्होंने कौन सा मॉडल एडॉप्ट किया, सोशलिज्म का, जिसमें सोसाइटी के भले की बात की जाती है, जिसमें आम लोगों की डेवलपमेंट की बात की जाती है। सो चाइना बिगिन टू यूज इट्स ऑन रिसोर्सेज, China adopted socialism and not choose its link to capitalist world, और इसने ये डिसाइड किया कि चाइना कौन सा रास्ता अपनाएगा, सोशलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट करेगा, सोशलिज्म का रास्ता अपनाएगा, और कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी मॉडल है उससे वो अपने संबंध नहीं रखेगा। यानी वो वर्ल्ड, वो कंट्रीज जो पूंजीवाद को फॉलो कर रही हैं, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, उनके साथ चाइना अपना लिंक डेवलप नहीं करेगा, राइट। अब सो चाइना बिगिन टू यूज इट्स ऑन रिसोर्सेज। अब क्योंकि चाइना के साथ के किसी भी ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ लिंक नहीं थे, इसलिए चाइना ने क्या डिसाइड किया कि वो केवल और केवल अपने ही रिसोर्सेज, जो उसके अपने एरिया में रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज करके वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेगा, ठीक है। तो अब चाइना के, क्योंकि चाइना का किसी के साथ रिलेशन नहीं था, कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, कोई ट्रेड नहीं था, कोई व्यवहार नहीं था, ऐसे में चाइना क्योंकि किसी और कंट्री के लिंक में ही नहीं था, किसी के साथ आइसोलेशन में था, यानी अपने आप में खुद को ही डेवलप करने में, राइट। तो ऐसे में उसके पास कोई फॉरेन करेंसी भी नहीं थी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। उन्होंने धीरे धीरे अपने जो सिस्टम था उसको चेंज करना शुरू किया। एग्रीकल्चर से उन्होंने शॉक थेरेपी की तरह एकदम से नहीं किया, जैसे शॉक थेरेपी में तो ऑल ऑफ सडन ट्रांजिशन हुआ था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ, राइट, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ वो लोग गए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने धीरे धीरे कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे यूएसएसआर की हेल्प के साथ वो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेक्टर से किस तरफ जाने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, राइट। दे हैड नो फॉरेन करेंसी, अभी हमने बात की है, क्योंकि उनके दूसरी कंट्री जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उनके साथ लिंक नहीं थे, इसलिए उनके पास फॉरेन करेंसी भी नहीं थी। अब फॉरेन करेंसी नहीं थी, सो दे कुडंट ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, अब अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उनके पास जो गुड्स हैं अच्छी क्वालिटी की गुड्स हों, लेकिन फॉरेन करेंसी नहीं थी, तो इसलिए बाहर की कंट्रीज से तो वो ये चीज़ें मंगवा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, चाइना डिसाइडेड टू मेक गुड्स एट डोमेस्टिक लेवल, यानी अपनी ही देश में इस टेक्नोलॉजी को, अच्छी गुड्स को, अच्छी क्वालिटी की जो थिंग्स वट एवर दे रिक्वायर्ड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनकी डेवलपमेंट उन्होंने कहाँ बनाने की सोची, एट डोमेस्टिक लेवल। उन चीज़ों को कहाँ बनाया जाएगा, अपने ही घर में, यानी इन चाइना। चाइना एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद यूएस इन 1972। 1972 आते आते आज़ादी कब मिली थी, 1949 से लेकर 72 तक इनके कहीं कोई रिलेशन नहीं थे। ये अपनी डेवलपमेंट अपना डोमेस्टिक लेवल पर ही कर रहे थे, अपनी टेक्नोलॉजी ये लोग खुद डेवलप कर रहे थे, राइट। लेकिन बाद में जब इनकी डेवलपमेंट हुई तो धीरे धीरे इन्होंने अपने दूसरे देशों के साथ लिंक डेवलप करने शुरू किए, राइट। तो 1972 में चाइना ने रिलेशन डेवलप किए किसके साथ, यूएस के साथ। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हेन चाइना एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद यूएस, राइट। अब जब यूएस से, तो इन 1973 चाओ एन लाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन। चाओ एन लाई ने 4 मॉडर्नाइजेशन की बातें कही, 4 चीज़ों में, मतलब मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए उनको प्रपोजल दिया। वो 4 चीज़ें, 4 फील्ड कौन कौन से थे, वो 4 फील्ड थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। यानी अगर चाइना को और डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए चाओ एन लाई ने
4 मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किए कि वो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज की तरफ लेकर जाएं, एग्रीकल्चर में और एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की, इंडस्ट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतना ही एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, एंड मिलिट्री डेवलपमेंट किसके लिए रिक्वायर्ड थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अब इन 1978 डेंग जायपिंग announced the open door policy and economic reforms in China. डेंग जायपिंग ने 1978 में क्या डिक्लेयर कर दिया, ओपन डोर पॉलिसी। व्हेन ओपन डोर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड एंड बाय whom, किसने की और कब की, ये आपका या तो 1 मार्क में आएगा और 2 मार्क में, राइट। तो किसने की थी, डेंग जायपिंग इन 1978 में। अब ओपन डोर पॉलिसी फॉर ट्रेड क्या थी, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना क्या थी, कि अब चाइना ने अपनी थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज को चेंज करना शुरू किया। अभी तक वो केवल यूएस से रिलेशन डेवलप करने से पहले 72 तक वो क्या थे, अपने आप में थे, आइसोलेटेड थे फ्रॉम द अदर्स, लेकिन अब वो आइसोलेशन से बाहर आए। उन्होंने अपने को और ज़्यादा वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए क्या किया, यूएस से रिलेशन डेवलप किया। अब उन्हें लगा कि इसके लिए उनका वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने ओपन डोर का मतलब है कि कोई भी कंट्री आकर उनके एरिया में इंडस्ट्रीज़ या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो लगा सकती थी, राइट, जिसके लिए कोई ज़्यादा जो हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं थी। क्लियर। तो ओपन डोर का मतलब इनवाइट्स टू एवरीवन, कि हर एक के लिए खुली छूट थी कि कोई भी कंट्री आए और उनके यहाँ आकर वो अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्रीज कुछ भी स्टार्ट कर सकती है। ये किसके लिए किया उन्होंने, फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी अपने कुछ सुधार की अपनी पॉलिसीज में, किसके लिए, अपनी आर्थिक जो लेवल था उसको और बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये क्या थे कि कैसे उसने चाइना जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। हमने अभी देखा कि सबसे पहले हमने बात की थी 1978 से इसको मानने लगे। 78 से क्यों मानने लगे, क्योंकि 78 ही वो समय था जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ, ओपन डोर पॉलिसी जब अडॉप्ट की तो वहीं से इनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होनी भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई। ऐसे में आफ्टर दैट चाइनाज ट्रेड वाज इंक्रीज्ड, क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी थी, कोई भी कंट्री आके चाइना में बिजनेस कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, तो ऐसे में इनकी जो ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया। एंड नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, अब जब दूसरी कंट्रीज वहां आकर इन्वेस्ट करेंगी तो इट मीन्स उनकी करेंसी भी चाइना में आएगी। नतीजा क्या निकला, जहां हमने पहले अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि उनके पास कोई फॉरेन करेंसी ही नहीं थी, अब फॉरेन करेंसी भी उनकी बढ़ने लगी, ट्रेड भी इंक्रीज हो गया, एंड नाउ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज। अब चाइना खुद भी जो था कहाँ इन्वेस्ट करने लगा, दूसरी कंट्रीज में, राइट। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, हमने अभी पीछे बात की है कि इन्होंने शॉक थेरेपी की तरह एकदम से अपना सिस्टम चेंज नहीं किया, स्लोली किया, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले 1982 में एग्रीकल्चर को का प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर किस चीज की प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, इंडस्ट्रीज की, इन 1998। अगेन इट्स योर 1 मार्क questions. When privatization of agriculture started in China, when China started the privatization of industries, right? Trade barriers were eliminated. जितने भी जो ट्रेड बैरियर होते हैं, जो टैक्सेस, मेन ट्रेड बैरियर में आता है टैक्स, तो जो टैक्सेस वगैरह थे, ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सीज क्या था, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस, जहां पर फॉरेन कंट्रीज जो थी, फॉरेन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्राइजेस जो थे, वो अपनी इंडस्ट्रीज जो थे, एंटरप्रेन्योर्स अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते थे, राइट तो वो एक पर्टिकुलर एरिया था, जैसे हम बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज होती हैं। ऐसे ही चाइना में जो सीज क्या था, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी एंटरप्राइजेस जो थे वो सेटअप कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब जब एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया व्हेन इट वाज इन 1982, उसका फायदा क्या हुआ, लेड टू द राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगी एंड रूरल इनकम, और इसके साथ साथ जो रूरल एरिया था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वहां पर इनकम भी इंक्रीज हुई, क्योंकि मेनली एग्रीकल्चर कौन से एरिया से रिलेटेड होती है, टू द रूरल एरिया। देन चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन for foreign direct investment, FDI. What is the full form of FDI? Foreign direct investment anywhere in the world. पूरे वर्ल्ड में चाइना जो था एक ऐसी डेस्टिनेशन, एक ऐसा जगह बन गई जहां कंट्री जो है, दूसरी कंट्रीज आकर वहां अपना डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी, वहां पर ट्रेड कर सकती थी, अपने एंटरप्राइजेस जो थी वो सेटअप कर सकती थी। इन 2001 चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। 2001 में चाइना क्या बन गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना धीरे धीरे डेवलप होता गया, कहाँ वो आइसोलेटेड था पूरे वर्ल्ड से, कहाँ उसके पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, राइट वो दूसरों के साथ सॉरी ट्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास इतनी इकोनॉमिक डेवलप, क्योंकि उसकी जो चाइना तो था इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था। तो ऐसे में उसने स्टार्टिंग की थी अपने ही यहाँ मौजूद रिसोर्सेज का यूज करके, राइट विद द हेल्प ऑफ USSR सॉरी, राइट तो अब 2001 आते आते चाइना क्या बन गया, इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो WTO का मेंबर भी बन गया। अब उसकी वर्ल्ड में इस तरह की इन्फ्लुएंस को देखते हुए जो जापान, US, आसियान, रशिया, जितनी भी कंट्रीज अगर इनका आपस में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो इन सबको उसने इग्नोर किया एंड दे आर रेडी टू स्टार्ट ट्रेड विद द चाइना, और वो चाइना से बिजनेस करने को, ट्रेड करने को तैयार। ठीक है, ऑल दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, राइट। अब नो डाउट कि चाइना में जो इकोनॉमिकली तो ये डेवलप हो गया, इसमें ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई इसकी इकोनॉमी, लेकिन उसका बेनिफिट, जो रिफॉर्म्स हुए उनका बेनिफिट सब लोगों को इक्वली नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ चाइना, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, राइट। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कहाँ, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, हाथों से काम होता था, जहाँ उस काम को करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब 2 से ही काम चल रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। एज वेल एज फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। फीमेल्स की जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस, जो एम्प्लॉयमेंट का एटमॉस्फेयर उन्हें दिया जाता था, और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से बुरी हैं जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी के यूरोप में था, राइट। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बट नेचुरल है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, उसका इफेक्ट किस पर पड़ा, इन्वायरमेंट पर, ठीक। एंड करप्शन हैव इंक्रीज्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ और साथ साथ करप्शन भी बढ़ गया। राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती गई, अमीर और गरीब, राइट। तो बिटवीन द रूरल एंड अर्बन ग्रुप डेवलप हो गए, एंड रेजिडेंस एंड द कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस, इनलैंड प्रोविंसेस और इनलैंड एरिया में जो रह रहे थे और जो कोस्टल एरिया में रह रहे थे, उनके बीच में इनइक्वालिटी हो गई। इसके अलावा जो शहरों में रह रहे थे और जो गाँव में रह रहे हैं, उनके बीच में इनइक्वालिटीज डेवलप हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, इसके नेगेटिव
अफेक्ट्स यानी रिफॉर्म्स के साथ इकोनॉमी तो डेवलप हुई, इकोनॉमिकली चाइना ने वर्ल्ड में एक जगह बनाई, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि 2040 तक वो यूएस को भी ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन रिफॉर्म्स के आए। ओके, सो ये था हमारा राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अगर ये अपने आप में कंप्लीट आपका क्वेश्चन आता है देन इट मे कम एज एन 6 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन अगर जैसे इसमें अभी लिमिटेशंस पर आता है तो ये लिमिटेशंस का 2 में आ सकता है और मे बी इन 4 मार्क्स आल्सो इट कैन कम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस, यानी इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। इंडिया और चाइना दोनों जो थे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले दोनों ही एशिया की एक ग्रेट पावर मानी जाती थी, राइट। लेकिन उस समय में बात इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस थे दे वर एक्सपीरियंस फ्रेंडली जेस्चर। दोनों के बीच में, दोनों ग्रेट पावर थी एशिया में और दोनों के बीच में रिश्ते जो थे वो दोस्ताना माने जाते थे, फ्रेंडली रिलेशन माने जाते थे। स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर। पहले हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा था जो फेमस था। ये नारा क्या शो करता था, किस चीज का जेस्चर देता था कि इंडिया और चाइना के बीच में दोस्ताना रिलेशन, राइट। लेकिन 1950 के बाद, but 1950 onward, both the nations were involved in differences on the issues. दोनों के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट शुरू हो गए। किन इश्यूज को लेकर, किन बातों को लेकर उनमें थे? तिब्बत प्रॉब्लम एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट। तिब्बत प्रॉब्लम को लेकर और बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी तिब्बत प्रॉब्लम क्या थी और किन बॉर्डर्स को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ था? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। जो बॉर्डर एरिया था ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर, जो बॉर्डर एरिया था उसको लेकर, राइट। वो कौन सा बॉर्डर, कौन सा एरिया, किसकी हम बात कर रहे हैं? चाइना ने क्या किया? चाइना क्लेम्स 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के बीच में 2 एरिया बनते थे जिन पर चाइना ने क्या किया? अपना कब्जा कर लिया। वो कौन कौन से 2 एरिया थे? अकाई चिन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख जो रीजन है, उसमें एरिया पड़ता है अकाई चिन, राइट। एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और कुछ एरिया जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पड़ता है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। यानी जो ये NEFA एरिया है, ये वो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा है जो इंडिया का पार्ट था, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, राइट। और अकाई चिन पे वो एरिया है जो इंडिया का हिस्सा था, लेकिन चाइना ने इसको अपने अंदर लेकर इस पर रोड्स बनाए, राइट। ये जो चाइना ने 1957 और 59 के बीच में, 1957 और 1959 के बीच चाइना ने अकाई चिन जो एरिया था उस पर अपनी रोड्स बनाए, राइट। अब इसको लेकर दोनों के बीच में ये क्या है? बॉर्डर। क्योंकि बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया कहता है कि वो उसका टेरिटरी का एरिया है तो उसको होना चाहिए, कि चाइना ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है। इट लेड टू द 1962 इंडो चाइना वॉर, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुई, ठीक है। ये है बॉर्डर डिस्प्यूट। नाम से पता चलता है कि बॉर्डर को लेकर आपको क्या याद रखना है? सिर्फ 2 नाम, अकाई चिन और दूसरा NEFA। NE, अब ये आपका इट कम एज ए 1 मार्क क्वेश्चन, आपके 1 मार्क क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। इट कैन कम एज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। कि कौन से एरिया है? बॉर्डर डिस्प्यूट अपने आप में आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट वाज द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना? सॉरी, व्हाट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट? एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू, अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ओके, दिस वाज अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट। वन मोर क्वेश्चन इज कि व्हेन इंडो चाइना वॉर, कब हुई थी इंडो चाइना वॉर? 1962, क्लियर? ओके, दिस वाज अबाउट बॉर्डर डिस्प्यूट। अब हम बात करते हैं
तिब्बत प्रॉब्लम, कि तिब्बत का इश्यू क्या था? तिब्बत, चाइनीज टेक ओवर तिब्बत इन 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, राइट, विच वॉज प्रोटेस्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना, जिसका इंडिया ने विरोध किया। उन्होंने चाइना का तिब्बत के ऊपर कब्जा या तिब्बत को अपने अंडर लेना सही नहीं माना। इंडिया ट्राइड टू परस्यूट चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। अब वहाँ की जनता भी चाइना के अगेंस्ट थी, तो चाइना में और वहाँ के लोगों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। ऐसे में इंडिया ने भी चाइना को समझाने की कोशिश की कि उससे तिब्बत को उनकी आज़ादी, तिब्बत के लोगों को उनकी आज़ादी दे देनी चाहिए, राइट, लेकिन चाइना नहीं माना। अब नतीजा क्या निकला? इंडिया गेव शेल्टर टू तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा। अब चाइना वहाँ पर, क्योंकि जो तिब्बत में बौद्ध धर्म ज़्यादा माना जाता है, लेकिन चाइना ने उन्हें तिब्बतियंस को दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जब दलाई लामा, जो उनका एक धार्मिक गुरु था, जो स्पिरिचुअल लीडर था, उसने देखा कि अब सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने क्या किया, उनके जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे, जो भी धर्म की बात कर, जो बौद्ध धर्म के फेवर में बात करते थे, उन सबको उठाकर जेल में डालना शुरू कर दिया। ऐसे में दलाई लामा ने जब हालात बिगड़ते हुए देखे तो उसने इंडिया से शरण मांगी, राइट। इंडिया ने तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को शेल्टर दे दिया, यहाँ ना अलाउड कर दिया। लेकिन इन 1959 लेकिन चाइना ने दलाई लामा को, जो इंडिया ने शेल्टर दिया, इसको पंचशील एग्रीमेंट के अगेंस्ट माना, क्योंकि जो पंचशील था, 5 जो सिद्धांत थे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में, उसमें एक एग्रीमेंट ये भी था कि किसी भी दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब चाइना का ये कहना था कि तिब्बत का मामला उसका अपना इंटरनल है, इसमें इंडिया ने अगर दलाई लामा को शरण दी है, उसको शेल्टर दिया है, तो इट मीन्स कि एक तरीके से वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है, राइट। तो चाइना ने ये कहा कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ा है। अब ये डिस्प्यूट चल रहा था, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे गया, फिर राजीव गांधी विजिटेड टू चाइना इन दिसंबर 1998 में राजीव गांधी चाइना गए। किसके लिए गए? टू इम्प्रूव इंडो चाइना रिलेशंस, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको किसी तरीके से समाप्त किया जाए। दे हैव आल्सो साइंड एग्रीमेंट्स। अब इंडिया और चाइना के बीच में 1988 में जब राजीव गांधी गए तो कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन भी किए गए। अब वो एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर थे? उन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक चाइना इंडिया को कोऑपरेट करेगा और साथ में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर, राइट। सिंस 1999 इंडिया चाइना ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 33% एनुअली। 1999 के बाद से आज तक हर वर्ष, एवरी ईयर, एनुअली का मतलब हर साल, एनुअली जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो 30% इंक्रीज होता है, राइट। चाइनाज असिस्टेंट टू पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद चाहे ये एग्रीमेंट साइन हुए, चाहे इंडिया और चाइना का ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में डिस्प्यूट कम नहीं हुए हैं। किस वजह से नहीं हुए हैं? एक तो हमने तिब्बत वाला देखा, बॉर्डर डिस्प्यूट देखा। इसके अलावा चाइनाज असिस्टेंट टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम आल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। चाइना जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में हेल्प करता है, राइट, और उनका यूज पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट करता है। चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यूड एज टू इंडियाज इंटरेस्ट। अब चाइना के बांग्लादेश के साथ जो आर्मी के रिलेशन, जो मिलिट्री रिलेशन है, चाइना के जो म्यांमार के साथ जो मिलिट्री रिलेशन है, ये भी एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट चाइना के विचारों को बताता है, राइट। तो अब एट प्रेजेंट काफ़ी जो लीडर्स हैं इंडिया के और चाइना के, दोनों लीडर्स के बीच में बीजिंग में, न्यू दिल्ली में कई मुलाकातें हुई हैं, कई उन्होंने आपस में मीटिंग्स भी की हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में शायद
इन मीटिंग्स के चलते या हमारा जो आपस में कल्चरल एग्रीमेंट है या जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कम्युनिकेशन आपस में हम लोग कर रहे हैं, इन सब के आधार पर शायद आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस दोबारा से अच्छे हो जाए, राइट। ऑल दिस इज अबाउट दिस चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, तो पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है, कोई कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स देयर सो दैट आपकी प्रॉब्लम्स को मैं साथ साथ सॉल्व करूँ, राइट। गो टू द कमेंट सेक्शन, गिव कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।